ये इस तरफ की लाइट आप बंद कर देते हैं। अच्छा इमरजेंसी। अच्छा थोड़ा सा और वेट करें, या जिसको आना तो आ गया, अब नहीं आएगा कोई है? पीछे से आते रहेंगे। तो आज अपन है ना न्यूनेटल जॉन्डिस डिस्कस करते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक चीज है। जब वाइवा में जैसे तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर तुमने कहा कि सर कुछ और पूछ लो सिंपल सा, तो सर न्यूनेटल जॉन्डिस पे आ जाएंगे, वो भी नहीं बता पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में तुम लोगों को क्या पता है? न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है? कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में वाइल्ड आइडिया हो, कुछ भी। न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है? 3 days पे बिलिरुबिन हो जाता है। और हाँ, 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक वो टीवी पे ना पहले, बहुत पहले प्रोग्राम आता था, बोल बेबी बोल। उसमें ना 3 to 5 years के बच्चों को लेते थे और उनसे डिस्कस करते थे। और वो सारे बच्चे इतने टॉकेटिव होते थे कि किसी भी आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, उस पर कुछ ना कुछ उनका जो ओपिनियन होती थी, आंसर्स होते वो देते थे। तो तुम लोग भी बोल बेबी बोल की तरह, तुम लोग भी जो तुम्हारे मन में आ रहा है न्यूट्रल जॉन्डिस, तुम्हें जो याद है या तुम्हें समझ में आता है न्यूट्रल जॉन्डिस, तो तुम बताओ। तो न्यूनेटल जॉन्डिस मीन्स न्यूबॉर्न को जॉन्डिस होना। न्यूबॉर्न को, अब न्यूबॉर्न को जॉन्डिस क्यों होता है? जैसे तुम अगर किसी भी को कहोगे ना कि न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो सकता है, तो आपके न्यूबॉर्न को, या 3 days बाद आ जाना, 3 days के बाद हम देखेंगे न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी दादी नानी होंगी ना, वो कहेंगे हमारे जमाने में तो होता ही नहीं था, तुम लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हो, ये जॉन्डिस बता देते हो सब बच्चों को, सबको एडमिट कर लेते हो। तो जॉन्डिस क्यों होता है न्यूबॉर्न को? तो वो अपन देखते हैं कि न्यूबॉर्न को इतना जॉन्डिस क्यों होता है। एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स जो फिजियोलॉजी है, जो सबको ये होगा, तो सारे न्यूबॉर्न्स, ऑलमोस्ट 80% फुल टर्म न्यूबॉर्न्स और ऑलमोस्ट 100% प्री टर्म्स को न्यूनेटल जॉन्डिस होता है। अब एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट अपन को क्यों पता होना चाहिए न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में? क्योंकि अगर अपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हैं, वहाँ पे एक न्यूबॉर्न डिलीवर हो गया, तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब उसको जॉन्डिस के लिए देखना है, और फिर कब अपन को फोटोथेरेपी देनी है ना? कोई दवाइयाँ नहीं होती न्यूनेटल जॉन्डिस की, कब अपन को फोटोथेरेपी देनी है और कब अपन को आगे हायर सेंटर में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, वो अपन देखेंगे वो क्या चीज़ होती है। अपन ब्लड चेंज कर देते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेरोइक मेजर लगता है कि एक्सचेंज कर देते हैं, ब्लड ही चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए कब भेजना है अपन को, है ना? वो अपन डिस्कस करें। तो तो न्यूनेटल जॉन्डिस से पहले ना अपन को ये पता होना चाहिए कि अपने बॉडी में जो बिलिरुबिन बनता है ना, उसका क्या होता है। अपन को नॉर्मली, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अपने ही बिलिरुबिन बनता है, पर अपन लोग जॉन्डिस नहीं होते। वो क्यों नहीं होते अपन जॉन्डिस, तो वो अपन देखते हैं। और ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, तो याद करने के लिए अपन को ये है ABCD पता होना चाहिए अपन को। तो बी से तो बिलिरुबिन, तो वो तो अपन को पता है कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, उससे बी से बिलिरुबिन बन जाता है। फिर बिलिरुबिन अकेला नहीं घूमता ब्लड के अंदर, तो बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाता है ना। फिर वो लिवर में जाता है, लिवर में कॉन्जुगेशन होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। फिर डी से ड्यूडेनम में जाता है ना, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। और फिर कुछ एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन भी होता है ई से, या फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। तो अपन इनको डिस्कस करते हैं, है ना? तो कोई भी हिमोलिसिस हो रहा है, अपन को पता है ना आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 days है। न्यूबॉर्न में और भी कम होती है, न्यूबॉर्न में 30 days ही होती है। तो उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है उस आरबीसी का। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर, या तो ब्लड के वेसल्स के अंदर हिमोलिसिस हो रहा है, या एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब, एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब जो आपके लिवर स्प्लीन, वहाँ पे हिमोलिसिस हो रहा है। उन सबसे उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। ग्लोबिन पार्ट तो रीयूज हो जाता है, हीम पार्ट पहले बिलीवर्डिन होता है ना। फिर बिलीवर्डिन उसको रिडक्टेज करके बिलिरुबिन बना देता है। मतलब हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनता है, इतना अपन को पता होना है। अब बिलिरुबिन क्या है कि बिलिरुबिन अकेला ब्लड में नहीं घूमता है ना। फ्री बिलिरुबिन बहुत ही 0.1% या इस तरह का फ्रैक्शन होता है। मेनली वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाता है बिलिरुबिन, है ना। उसके बाद में वो लिवर में जाता है, लिवर में अपन को पता है सी से कॉन्जुगेशन होगा। तो बिलिरुबिन अंदर एंट्री करने के लिए कुछ ये प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वगैरह, है ना। हम लोग
केवल अगर सब याद नहीं रहे तो वो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जिससे ये अंदर पहुंच जाता है ना। फिर एक कॉन्जुगेट होता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड में, है ना, क्योंकि अभी तक जो बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ बाइंड हो रहा है ना वो फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, वो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। तो लिवर क्या करता है, उसको वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में कर देता है जिससे वो एक्सक्रीट हो सकता है ना। तो उसको ग्लूकोयूरोनिक एसिड से अपन कॉन्जुगेट कर देते हैं ना, ये तो कॉन्जुगेशन हो गया। अब डी से ड्यूडेनम में पहुंच गया वो, अपन को पता है बाइल डक्ट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलती है, वहां पे अपना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पहुंच गया, है ना। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। इवन अगर बैक्टीरिया नहीं भी होते हैं ना तो इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियम होती है उसके अंदर भी इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर बैक्टीरियल प्रोटीएजेस वगैरह होते हैं जो बैक्टीरियल एंजाइम्स को डाइजेस्ट करते हैं, वो यूरोबिलिनोजन, स्टर्कोबिलोजन उनमें कन्वर्ट कर देते हैं बिलिरुबिन। यूरोबिलिनोजन तुम्हें पता है यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, स्टर्कोबिलोजन स्टूल से एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब न्यूबॉर्न में कब होता है जॉन्डिस? तो न्यूबॉर्न में जॉन्डिस जैसे एडल्ट में अपन कहते हैं कि अगर मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो जॉन्डिस हो जाता है। अपन लोग के आईज में विजिबल हो जाता है, आईज की स्क्लेरा में विजिबल हो जाता है। न्यूबॉर्न में नहीं होता विजिबल, न्यूबॉर्न में अगर मोर देन 5 होता है तब विजिबल होता है जॉन्डिस, है ना। अब न्यूबॉर्न में क्यों हो जाता है जॉन्डिस? तो अगर अपन को वो ABCD पता है ना तो उससे अपन कॉजेस बना सकते हैं कि न्यूबॉर्न को क्या हो रहा है। तो न्यूबॉर्न में एक तो आरबीसी का जो मास है, आरबीसी का मास ज्यादा होता है उसमें। जैसे अपना हीमोग्लोबिन है 13-14, न्यूबॉर्न का होता है 16-18, इतना हीमोग्लोबिन होता है, तो उसके आरबीसी भी ज्यादा है। ज्यादा आरबीसी है उनका ब्रेक डाउन भी होगा। फिर आरबीसी का लाइफ स्पैन भी छोटा है, उनका 30 डेज का ही लाइफ स्पैन है, तो जल्दी ब्रेक डाउन भी हो जाएगा, इसलिए हिमोलिसिस काफी हो रहा है उनके। फिर उसके बाद में बिलिरुबिन लिवर में जाएगा, है ना, तो अपटेक में भी प्रॉब्लम है उनका, हेपेटिक अपटेक भी मैच्योर होता है, कॉन्जुगेशन में भी प्रॉब्लम है, वो उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। फिर ड्यूडेनम में जाता है तो न्यूबॉर्न जैसे इनिशियली वो उतना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा होता, न्यूबॉर्न की इंटेस्टाइन तो स्टेराइल है, उसमें तो बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे, वो तो बेचारा अंदर डेवलप हो रहा था न्यूबॉर्न, अब वो बाहर निकल के आए, बैक्टीरिया वगैरह तो बाहर से आएंगे उसके। तो जब न्यूबॉर्न ब्रेस्ट मिल्क लेता है तब उसके जो भी हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलाई वगैरह, वो उसकी इंटेस्टाइन में होते हैं। तो क्योंकि उसकी, और अगर उसने शुरू में दूध कम आता है ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहते हैं, जो अपन डिस्कस करते हैं। एक ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है, एक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस में यह है कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो बिलिरुबिन बनता है वो दोबारा से लिवर में पहुंच जाता है सर्कुलेशन से। तो इससे अब उसके लोड पहले ही है, पहले ही उसके अपन से ज्यादा उसका बिलिरुबिन बन रहा है उसकी बॉडी के अंदर, मान लो उसका 10 बन रहा है, आपने और एक्स्ट्रा 5 ऊपर नीचे से और ऊपर पहुंच गया, अब की बार अब उसको 15 प्रोसेस करना है, फिर और पहुंच गया, है ना। तो इसलिए न्यूबॉर्न के बेचारे के लिवर पहले ही मैच्योर है, उस पर लोड भी अपन लोगों के एक एडल्ट लिवर से ज्यादा लोड रहता है। तो ये सारे कॉजेज हैं कि एक न्यूबॉर्न को, है ना, क्यों ज्यादा जॉन्डिस हो जाता है। इससे न्यूबॉर्न काफी प्रोन होते हैं जॉन्डिस के, तो ऑलमोस्ट 80% फुल टर्म बेबीज को और 100% प्री टर्म बेबीज को ये जॉन्डिस हो जाता है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल है, सबको ही होगा ही। तो हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ये है कि कहीं कोई ब्लड कलेक्शन हो, जैसे सिफेल हेमेटोमा। सिफेल हेमेटोमा क्या है? सिफेल मीन्स हेड और हेमेटोमा मीन्स तो ब्लड का कलेक्शन। तो जैसे बेबीज की कई बार डिलीवरी के टाइम पे, है ना, ब्लड कलेक्ट हो जाता है उनके स्कैल्प पे, तो उसको सिफेल हेमेटोमा कहते हैं। या और भी कहीं भी ब्लड है, मान लो बेबी के ब्रूजेस हो गए, या उसके कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, उसके लिवर में ब्लीडिंग हो गई, तो जो भी हेमेटोमा है, जो ब्लड कलेक्ट हो गया, वो ब्रेक डाउन होगा। तो या तो वो सिफेल हेमेटोमा एक कॉज हो सकता है, या उसके आरबीसी भी ज्यादा हो। एक तो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, एंजाइम है, या आरबीसी के ऊपर कोई बाहर से अटैक करके उस आरबीसी को ब्रेक डाउन कर दे एबनॉर्मल कंडीशन। तो आरबीसी ज्यादा है तो इसमें तो पॉलीसाइथीमिया हो रहा है अगर उसको बेबी को, या अगर उसके जो आरबीसी हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, तो स्पिरोसाइटोसिस होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। या फिर हीमोग्लोबिन उसका प्रॉपर नहीं है, तो अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। बीटा थैलेसीमिया न्यूबॉर्न में प्रेजेंट नहीं करता, बताओ क्यों? हाँ, तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो तो अल्फा 2 गामा 2 है, उसको बीटा चेंज बनानी नहीं है 6 मंथ तक।
जब 6 मंथ पे ट्रांजिशन होता है, जब उसको एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाना है जो अल्फा टू बीटा टू है, तब अगर वो बीटा चेंज नहीं बना पाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। पर अल्फा थैलेसीमिया तो जल्दी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि अल्फा टू गामा टू के लिए भी अल्फा चेन तो बनानी है ना, तो अल्फा थैलेसीमिया प्रेजेंट करता है। कि तुम लोग के एमसीक्यू आता है कि अल्फा थैलेसीमिया प्रेजेंट करता है न्यूबॉर्न में, वो 2-3 और ऑप्शन देंगे, पॉलीसाइथीमिया, सीरोसिस, बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया नहीं होगा। या फिर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो G6PD, पायरुवेट काइनेज, ऑक्सीडेंट डैमेज से आरबीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो वो आरबीसीज को डैमेज हो जाता है। और फिर कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो सबके सब आरबीसीज का ब्रेकडाउन कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आया नहीं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हिमोलिसिस अगर आरएच या एबीओ की वजह से हो, तो आरएच में क्या होता है, मदर क्या होती है, आरएच पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो मदर आरएच नेगेटिव होती है और बेबी आरएच पॉजिटिव होता है, तो वो एंटीबॉडीज क्रॉस करती हैं उसकी प्लेसेंटा को और वो हिमोलिसिस कर देती है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाती है। या फिर एबीओ में मदर ओ पॉजिटिव होती है और बेबी ए या बी होता है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं जॉन्डिस। तो अगर मदर ओ है तो क्यों होते हैं बेबी को ज्यादा उसके चांसेस जॉन्डिस के? हाँ, तो अगर मतलब जो ओ है, ओ ये आरबीसी के एंटीजन पे डिपेंड करता है। तो आरबीसी में एंटीजन तो ओ है, तो उसके अंदर एंटी और एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। बेबी का अगर ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा तो वो एंटीबॉडीज क्रॉस करके हिमोलिसिस करेंगे। अब कॉन्जुगेशन में क्या हो सकता है कि या तो कोई आपका लिवर ही इमेच्योर हो, है ना, तो प्रीटर्म बेबीज हैं, लेट प्रीटर्म बेबीज हैं, या फिर कुछ इस तरह के होते हैं गिलबर्ट और क्रिगर नाजार, ये सिंड्रोम्स होते हैं अनकॉन्जुगेटेड के। तो तुम लोग से ये एग्जाम में पूछते भी हैं कि कौन से अनकॉन्जुगेटेड के सिंड्रोम्स हैं और कौन से डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया, जो कॉन्जुगेटेड कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस होता है ना, वो किसी और क्लास में डिस्कस करें। तुम लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यूजीसी से याद कर सकते हैं ना। अनकॉन्जुगेटेड में गिलबर्ट और क्रिगर नाजार हैं, और डायरेक्ट के कॉजेज हैं, डायरेक्ट में डी और आर, तो ड्यूबिन जॉनसन और रोटर, वो डायरेक्ट के कॉजेज। फिर ये कुछ गैलेक्टोसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ये सब हो सकते हैं। या फिर एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में ये है कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस मीन्स जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो इनिशियली 2-3 डेज प्रॉपरली मिल्क नहीं आता है। प्रॉपरली मिल्क इसलिए नहीं आता क्योंकि बेबी को तुम देखोगे तो काफी मोटा गोलू मोलू सा होता है ना। जैसे न्यूबॉर्न होता है तुम उसकी स्किन देखो, इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल बटर जैसी, क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर कंटेंट काफी है और वो उसको 2-3 दिन में लूज करना होता है अपना वाटर कंटेंट, इसलिए मिल्क इनिशियली कम आता है, बाद में फिर इंक्रीज होता है उसका अमाउंट। तो इनिशियली मिल्क कम मिलता है, तो जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो उस बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन कर देती हैं, बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड वाले बिलिरुबिन को, बिलिरुबिन फिर से ऊपर पहुंच जाता है, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, तो उससे लोड बढ़ता है बेबी पे। फिर दूसरा है कोई भी पाइलोरिक स्टेनोसिस हो, इंटेस्टाइनल एट्रेजिया हो, तो जो बिलिरुबिन है वो नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर ही रहेगा और ऊपर उसका ब्रेकडाउन होता रहेगा, फिर एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन से और लोड पड़ता रहेगा लिवर, इनवर्टल जॉन्डिस। कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस अपन लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बस अपन को ये देखना है कि कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस क्या होता है। कॉन्जुगेटेड में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो उसका बिलियरी सिस्टम है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स भी नहीं आ पाएंगे, तो उसका क्ले कलर्ड स्टूल होता है बेबी का, और डार्क यूरिन होती है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है और डार्क कलर दे देता है यूरिन। तो ये तो डार्क कलर्ड यूरिन है उसकी, बेबी की डार्क कलर्ड यूरिन आती है, और इस तरह से क्ले कलर्ड स्टूल होता है। तो जैसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे ये कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस की प्रेवलेंस काफी ज्यादा है, कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, वहाँ पे काफी ज्यादा इंसिडेंस है उसकी। तो वो क्या करते हैं कि वो एक स्टूल कार्ड देते हैं उसको, मदर को है ना, कि स्टूल कार्ड देते हैं, जैसे अपन देखते हैं ना एशियन पेंट्स का स्टूल कलर का कार्ड, कि कौन सा मेरा वाला कलर कौन सा है ना। तो इसमें भी ये होता है कि आपको है ना, ये बेबी के स्टूल को आपको चेक करना है कि बेबी का स्टूल कौन से कलर का है। तो जो एक नॉर्मल बेबी का स्टूल होता है ना, या तो वो बिल्कुल डार्क येलो आता है या ग्रीन भी आ सकता है, पर अगर उससे नीचे कोई भी शेड है तो वो सबका सब लाइट शेड है, और इसका मतलब आपको कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस के लिए इवेल्युएट करना है। तो हल्दी जैसा पीला है तो नॉर्मल है, ग्रीन है तो भी नॉर्मल है, पर उससे कोई भी लाइटर शेड है तो सब एबनॉर्मल है।
अब ग्रीन कैसे आ सकता है बेबी को स्टूल? अपन तो एडल्ट में सोच ही नहीं सकते कि ग्रीन कलर का स्टूल आ जाएगा। तो न्यूबॉर्न की ग्रीन कैसे आ सकता है स्टूल? इवन इन्फेंसी 1 साल तक भी ग्रीन कलर आ सकता है, क्योंकि जो बाइल है अपना वो ग्रीन कलर का होता है। कई बार बेबी की इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसको कलर को चेंज होने का टाइम नहीं मिलता, तो बेबी ग्रीन कलर स्टूल पास कर सकता है नॉर्मली। तो ये सब तो हो गए कॉजेज उसके। एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सबसे पहले एक तो वो उसका अपन को साइकिल पता होना चाहिए। तो बी से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, फिर लिवर में जाके कॉन्जुगेट होता है, डी से ड्यूडेनम में आता है और एंट्रोपैथिक सर्कुलेशन होता है या एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के क्या कॉजेज होंगे कि उसकी आरबीसी ज्यादा है, उनका लाइफ स्पैन कम है, तो हिमोलिसिस ज्यादा हो रहा है, तो बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है। फिर वो लिवर में कॉन्जुगेट होना जाएगा, उससे पहले उसका इमेच्योर अपटेक है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस गड़बड़ है उसका। फिर वो ड्यूडेनम में जाएगा, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। अगर बेबी शुरू में फीडिंग अच्छे से नहीं ले रहा है तो एंट्रोपैथिक सर्कुलेशन ज्यादा होगा और उससे उसको बेबी को जॉन्डिस हो जाएगा। ये तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में अपन बिलिरुबिन कैसे बनता है? हिमोलिसिस से बनता है। हिमोलिसिस के लिए क्या है कि या तो उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा हो या डिफेक्टिव हो हीमोग्लोबिन, या एंजाइम्स डेफिशिएंट हो, या आरबीसी में प्रॉब्लम हो, तो आरबीसी में स्पिरोसाइटोसिस हो, हीमोग्लोबिन अल्फा थैलेसीमिया हो, या एंजाइम जैसे G6PD पायरुवेट काइनेज हो, उनकी डेफिशिएंसी और हीमोलिसिस ज्यादा होगा, उससे बिलिरुबिन बन गया। अब बिलिरुबिन की अगर अपटेक में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे गिलबर्ट विल्बर्ट है ना, ये अपटेक वाली प्रॉब्लम होती है। कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम हो, इमेच्योर बेबी है, डाउन सिंड्रोम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, या नीचे कोई बिलियरी एट्रेजिया वेट्रेजिया हो, है ना, तो एंट्रोपैथिक सर्कुलेशन ज्यादा हो। ये सारे कॉजेज हो गए। अब अपन के पास में आ गया बेबी। अब अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हाई रिस्क तो नहीं है, इसको जॉन्डिस के लिए हाई रिस्क तो नहीं है। तो अपन को मदर में हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी, एक तो इन्फेक्शन की। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मदर लेती है तो बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, या डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। आपने डिले कर दी कॉर्ड क्लैंपिंग, आपने नॉर्मली 1 मिनट में आपको कॉर्ड को क्लैंप कर देना होता है, आपने डिले कर दिया तो और ज्यादा ब्लड बेबी को चला गया, ज्यादा ब्लड तो ज्यादा जॉन्डिस हो सकता है। या कोई बर्थ ट्रॉमा है, बर्थ ट्रॉमा मतलब ब्लड कलेक्शन हो जाएगा उससे। या बर्थ एस्फिक्सिया है अगर बेबी को, तो उसका लिवर को भी हाइपोक्सिया हो तो लिवर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में भी लिवर ढंग से काम नहीं कर पाता, कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से इनको जॉन्डिस हो। या फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। तो अब अगर अपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बैठे हुए हैं तो अपन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसको बेबी को जो जॉन्डिस है वो फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है? सब बेबी को तो अपन ये नहीं कह सकते कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे चले जाओ या मेडिकल कॉलेज पे चले जाओ, वो कहेंगे उस डॉक्टर को मत दिखाना, वो सबको बाहर भेज देता है सारे न्यूबॉर्न्स को देखते ही। तो उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सी चीज तो नॉर्मल है और कौन सी चीज एबनॉर्मल है। तो उसमें एक तो ऑनसेट, प्रोग्रेस और ड्यूरेशन। जब भी अपन हिस्ट्री लेते हैं तो हमेशा अपन को ये चीजें पूछनी होती हैं कि ऑनसेट कैसे हुआ था, प्रोग्रेस कैसे हो रही है, ड्यूरेशन क्या है ना। तो अगर ऑनसेट बिफोर 24 आवर्स शुरू हो गया तब तो वो गड़बड़ चीज है, क्योंकि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न का है ना उसका अराउंड देखो उसमें 2nd डे के करीब शुरू होता है, 4th 5th डे जाके मैक्सिमम होता है, प्रीटर्म का और भी थोड़ा 5th 6th डे जाके मैक्सिमम होता है। तो अगर ऑनसेट बिफोर 24 आवर्स हो, बिलिरुबिन रैपिडली राइज कर रहा हो, या कोई भी बिलिरुबिन जिसमें आपको फोटोथेरेपी लगानी पड़े, तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया, आपको उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा। और अगर जॉन्डिस मोर देन 2 वीक्स है अगर टर्म बेबी में, और मोर देन 3 वीक्स है अगर प्री टर्म बेबी में, तो वो भी एबनॉर्मल जॉन्डिस है, फिर आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो अब जॉन्डिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो एक तो जब भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि इस बेबी का जॉन्डिस देखना है, तो हमेशा ये कहो कि मुझे सनलाइट में देखना है उसका, क्योंकि इस आर्टिफिशियल लाइट में ना हर बेबी येलो लगता है। तो आपको एक तो सनलाइट में देखना है, तो आपको उसको प्रेस करके देखना है। जैसे आपने स्कैल्प पे कोई भी बोनी, उस पर आपको प्रेस करके देखना पड़ेगा। आपने बोनी इस पे प्रेस किया, आपने ब्लैंच कर दी उसकी कैपिलरी, तो आपको येलो येलो सा अगर दिख रहा है तो बेबी को जॉन्डिस है। फिर एक क्रैमर रूल ये डिस्क्राइब किया था क्रैमर करके, उसने कहा था कि जो बेबी का जो जॉन्डिस होता है ना, सबसे पहले फेस पे आता है, फिर धीरे धीरे लोअर लिम्स तक आता है। तो अगर 1 मतलब फेस पे है तो 5 है, चेस्ट पे है तो 10 है, एब्डोमेन पे है तो 12 के करीब है, और अगर लिम्स तक पहुंच गया तो मोर देन 15 है। इस तरह से उसने एक रफ सा वो बनाया था। तो इस तरह से अपन फील करके देख सकते हैं बेबी के। अगर किसी बेबी के एब्डोमेन से भी नीचे आ रहा है, जैसे उनको लेग्स पे लग रहा है, तो उनको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए
और अगर पाम्स एंड सोल्स पे भी आ गया उसका येलो, तो फिर अपन को उसको आगे रेफर कर देना। पाम्स एंड सोल्स पे तो इसका तो मोर देन 15 है, या तो फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी या एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आजकल ये चीजें ना उनको आशा बहन जी को भी सिखा देते हैं। जो आशा बहन जी होती है ना, आशा वर्कर जो होती है, उनको सिखा रखा है कि न्यूबॉर्न में अगर आपको येलो पाम्स एंड सोल्स मिल गए तो आपको आगे रेफर करना है। फिर एक ये ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर भी होता है, ये अपने एनआईसीयू में है ना? हर जगह अवेलेबल नहीं होता क्योंकि बड़ा महंगा है, ये 1 लाख रुपए का है ये। इसमें बस आप उसके इस पे प्रेस करके आप करते हो और ये उसमें रीडिंग दे देता है आपको अप्रोक्सीमेटली इतना न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो रहा है। ये देखो इस तरह से ये देखो इसके अपन इसके हेड पे अपन कर रहे हैं तो इसमें रीडिंग आ जाएगी ये कि कितना है उसका जॉन्डिस। तो सोफिस्टिकेटेड तरीका है ना, नॉर्मली हर जगह नहीं होता है। अब अपन से जो पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, वो पूछ सकते हैं कि क्या हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस के। तो हाई रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना न्यूबॉर्न जॉन्डिस के, एक तो एशियन रेस, तो एशियन तो अपन सब है, तो अपन सब फंस गए, अपन सबको जॉन्डिस तो ज्यादा होने के चांसेस है। फिर बी से ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो इसकी जब भी डिलीवरी होती है ना अपन तभी मदर से पूछ लेते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है या RH नेगेटिव है। जैसे तुम किसी मदर से मिलने गए, मतलब अभी जस्ट डिलीवर किया है मदर ने और तुम्हारे रिलेटिव में है और तुम मदर से मिलने गए, तुम पूछो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तुम बता दिया ओ है या RH नेगेटिव, तो आपने कहा नहीं आप ये जॉन्डिस का ध्यान रखना बेबी का है ना, इसको दिखाते रहना बेबी को जॉन्डिस। तो लगा नहीं, महात्मा गांधी वाले डॉक्टर साहब कितने इंटेलिजेंट हैं, महात्मा गांधी पढ़ाते हैं बच्चों को, इनको पता है कि कैसे न्यूबॉर्न को एवेल्युएट करना है ना, तो इंप्रेशन मार सकते हैं अपन जाके वहाँ पे। तो इसलिए हमेशा जब भी मदर की डिलीवरी होती है ना कोई भी, तो अपन को ये पूछना चाहिए कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है या RH नेगेटिव है तो हाई रिस्क है, जॉन्डिस हो सकता है उसका। फिर सी से सिपेलेमेटोमा है ना, सिपेलेमेटोमा तुम लोग देखोगे ना, ऐसे बैग जैसा ऐसे स्वेलिंग लगेगी, उसकी ब्लड कलेक्शन होता है। फिर डी से दूसरा बच्चा, एक्चुअली क्या है कि मुझे ABCD वाले निमोनिक्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये इस तरह से बना रखा है। ऐसे एग्जाम में नहीं बोलना है अपन को, एग्जाम में तो सोफिस्टिकेटेड वे में बोलना है कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस इन एल्डर सिबलिंग, है ना, इस तरह से बोलना है ना। तो अगर पहले बच्चे को अगर हो चुका है जॉन्डिस तो हाई रिस्क है कि इस बच्चे को भी हो सकता है। मतलब कुछ उनके लिवर की मैच्योरिटी का चक्कर है, उसका भी मैच्योर सा लिवर था, ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता था, इसका भी गड़बड़ कर सकते हैं। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम वही है कि वो जब अपन है ना ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो जाता है, एक तो एक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो जाता है। तुम लोगों से MCQ में पूछते हैं कि दोनों क्या होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस तो फीडिंग से चक्कर है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में उस मिल्क की वजह से प्रॉब्लम है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस तो ये है कि शुरू में फीडिंग अच्छे से नहीं आती है, शुरू के 3-4 डेज मदर को मिल्क कम आता है, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन ज्यादा होता है तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। ये तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो गई। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस मतलब मिल्क में कुछ ऐसी चीजें हैं, तो एक प्रेग्नेंट डायोल करके एक फ्री फैटी एसिड होता है ब्रेस्ट मिल्क में, वो इंटरफेयर करता है बेबी के ये लिवर में कॉन्जुगेशन को इंटरफेयर करता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो जाता है। तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो या फीडिंग नॉन ऑप्टिमल हो, फीडिंग अच्छे से नहीं करेगा बेबी, तो वो एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन चलता रहेगा, उसका जॉन्डिस और बढ़ जाएगा। या फिर अगर जेस्टेशन बेबी का कम हो, तो जो प्रीटर्म बेबीज हैं वो तो है ही हाई रिस्क पे, और जो होते हैं ना लेट प्रीटर्म बेबीज जो 35-36 वीक्स वाले, ये भी प्रीटर्म की तरह बिहेव करते हैं। तुम उनको देखोगे ना तो देखने में तुम्हें ठीक ठाक लगेंगे, वेट भी होगा इनका 2.6 kg और इस तरह से। अभी तुम लोग ऑप्स की बुक में पढ़ो ना, ऑप्स की बुक में लिखा रहता है कि 34 वीक्स के बाद में अपन सिजेरियन कर सकते हैं ना, पर वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो ये होते हैं लेट प्रीटर्म बेबीज ये प्रीमेच्योर की तरह बिहेव करते हैं, इनमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपन को जल्दी सिजेरियन नहीं करना चाहिए। जो ACOG अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी वो कहती है अगर आपको इलेक्टिव सिजेरियन करना है 39 वीक्स पे करना चाहिए। जैसे आजकल की मदर्स है ना, ओहो अब तो नहीं कर सकते हम, 39 तक तो खींच ही नहीं सकते, इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर आप तो कर दो ऑपरेशन, है ना। तो कई डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि अब की बार तो ये आ गई है, अगली बार पता नहीं आए नहीं आए, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चली जाए सिजेरियन करने, तो सिजेरियन कर देते हैं, पर उससे बेबी को नुकसान हो जाता है, क्योंकि बेबी बिल्कुल प्रीमेच्योर की तरह बिहेव करता है, उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है, उसको जॉन्डिस भी ज्यादा हो सकता है। या हाई बिलिरुबिन अगर फर्स्ट 24 आवर्स में आ गया हो किसी भी वजह से, मान लो O और RH नेगेटिव नहीं है, फिर भी किसी भी कारण से अगर फर्स्ट 24 आवर्स में हाई बिलिरुबिन आ गया तो हाई रिस्क फैक्टर है। तो ये हाई रिस्क फैक्टर है, ये तुमसे पूछ सकते हैं। एशियन रेस, ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी,
सिफेलोमेटोमा, दूसरा बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग नॉन ऑप्टिमल, जेस्टेशन एज उसकी अगर वो हो या हाई बिलिरुबिन परसेंट पर रहा। फिर बेबी अपन ने हिस्ट्री पूछ ली, अपन को जॉन्डिस लग रहा है बेबी, अपन ने पूछा कि मदर में एबीओ तो नहीं है, उसने कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ली थी, बाकी सारी चीजें तो ज्यादातर है ना इतनी कॉमन नहीं है ना? कौन डॉक्टर पागल है जो मदर को वो वाली ड्रग्स देगा जिससे न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो जाएगा। बट थ्योरेटिकली हाँ, ड्रग्स की हिस्ट्री होनी चाहिए, इन्फेक्शन की हिस्ट्री होनी चाहिए, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन को पूछनी है वो एक तो ब्लड ग्रुप पूछना है कि RH या एबीओ तो नहीं है, उसका जेस्टेशन पूछना है 35-36 वीक का तो नहीं है। फिर अपन एक बेबी को फील करके देख सकते हैं अगर माइक्रोसिफेली है, कैटरेक्ट है, सिफेल माइक्रोसिफेली वगैरह ये सब क्या दिखाती हैं कि कहीं बेबी को इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उससे जॉन्डिस हो जाता है। एक सिफेल हिमेटोमा ब्लड कलेक्शन तो नहीं हो रहा उसको, कोई हिपेटोस्प्लीनोमेगेली तो नहीं हो रही, तो अगर हिमोलिसिस हो रहा होगा तो हिपेटोस्प्लीनोमेगेली हो जाएगी। फिर बेबी का यूरिन एंड स्टूल कलर, एक्चुअली क्या कि कई चीजें हैं ना वो ब्रांच स्पेसिफिक होती हैं, पीडियाट्रिशियन हमेशा इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, सूसू कर रहा है या नहीं, पॉटी कर रहा है या नहीं, उसका कलर कैसा है, वजन बढ़ रहा है या नहीं, दूध किससे पिलाते हो, बॉटल से उससे, है ना। तो ये कुछ चीजें पीडियाट्रिशियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे अपन काफी चीजें देख सकते हैं ना। अगर यूरिन हाई कलर्ड है, स्टूल क्ले कलर्ड है, तो अपन ये कह सकते हैं इसको कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस है। और ये सिंपल चीजें तो अपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बैठ के भी अपन देख सकते हैं। उसकी पॉटी देखी अपन ने, अपन को येलो नहीं लगी, अपन को लाइटर शेड लगा, अपन ने कहा जाओ आगे इवेलुएट कराओ, फिर बताएगा अरे वो हमारे वो हेल्थ सेंटर वाले डॉक्टर ने बता दिया था कि इसको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, और बाद में बिलियरी एट्रेजिया निकला, फिर ऑपरेशन हुआ बच्चे का। तो इस तरह से ये सिंपल चीजों से अपन पता लगा सकते हैं। फिर अब लैब में क्या भेजते हैं अपन, तो एक तो हीमोग्लोबिन भेजते हैं, तो जिससे पता लग जाए हिमोलिसिस होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। बिलिरुबिन तो ऑब्वियसली है। ब्लड ग्रुप न्यूबॉर्न का, अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है या नेगेटिव है तो स्पेशली बेबी का अपन को ब्लड ग्रुप देखना पड़ेगा। फिर G6PD भी अपन सब बेबीज में करा लेते हैं, स्पेशली जो अपन राजस्थान वाले या पंजाब MP, यहाँ पे G6PD काफी कॉमन है, इससे अपन करा लेते हैं। फिर रेटिकुलोसाइट काउंट, अगर हिमोलिसिस होगा तो रेटिक काउंट बढ़ जाएंगे उसके। DCT एक डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट ये दिखाता है, एक तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है, एक डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट अपन मदर में करते हैं कि कहीं मदर को अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो अपन ये देखते हैं कि मदर में कहीं एंटीबॉडीज तो नहीं घूम रही। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट हमेशा एंटीबॉडीज दिखाते हैं, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट ये दिखाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हो गया या नहीं, तो हिमोलिसिस कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। फिर इस तरह से ग्राफ्स होते हैं, तुम लोग को अपने बुक में मिल जाएंगे। ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हैं, इनको भूटानीज चार्ट भी कहते हैं। एक डॉक्टर भूटानी थे, वो इंडियन थे और 70s में ही अमेरिका सेटल्ड हो गए, और उन्होंने ये इस तरह के चार्ट्स बनाए जॉन्डिस वाले, सभी लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो इस चार्ट में क्या है कि नीचे तुम देखोगे ना, तो एक तो बर्थ है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, इस तरह से बेबी की एज लिखी हुई है। ये ऊपर है 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 10, 15, इस तरह से। और फिर इसमें 3 ये लाइन्स है, तुम देखोगे ना, तो ये वाली लाइन है, तो अगर बेबी बिल्कुल 38 वीक मतलब फुल टर्म बेबी है, 38 वीक है, उसमें कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं, एसिडोसिस है, उसका एल्ब्यूमिन लेवल कम है, कोई भी सिक बच्चा है ना तो उसको अपन रिस्क फैक्टर मानते हैं, और उसके अंदर अपन नीचे वाली लाइन यूज करते हैं। ये तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं कि वो तो फोटोथेरेपी का चार्ट था ना, एक बार चार्ट को दोबारा देखते हैं अपन, चार्ट में कैसे करते हैं। जैसे मान लो अपना बेबी फुल टर्म है और बिल्कुल ठीक है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन, और बेबी 72 आवर्स पे जॉन्डिस का लग रहा है, फोटोथेरेपी देंगे, उससे कम है तो अपन वेट करेंगे। तो ये तो फोटोथेरेपी का चार्ट है। इसी तरह से एक्सचेंज का भी चार्ट है कि इस एज पे अगर बेबी का बिलिरुबिन इतने से ज्यादा होगा तो अपन एक्सचेंज कर देंगे। उसके बाद में अपन फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी तुम लोगों ने देखी NICU में, NICU में कई बच्चों के चलती रहती है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या है कि फोटोथेरेपी में अपन स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को देते हैं,
कई बार अटेंडेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब घर पे हम ट्यूबलाइट जला लें, बच्चे को घर ले जाएं, इसको ट्यूबलाइट के नीचे रख देंगे, बेबी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अपन को स्पेसिफिक वेवलाइन चाहिए। वो दिखने में तो ट्यूबलाइट है, पर वो ट्यूबलाइट का है ना, ये 459 मतलब 460 टू 490 नैनोमीटर की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो उसका जॉन्डिस को कम करती है ना। अब ये काफी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है कि अपन ने केवल लाइट से उसका बेबी का जॉन्डिस अपन कम कर देते हैं, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, और बेबीज उससे ठीक भी हो जाते हैं। तो ये एक्सीडेंटली एक बेबी था, उसको जॉन्डिस था, वो गलती से एनआईसीयू के अंदर एक लाइट के नीचे रह गया, उसका कम होने लग गया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए कि कितनी वेवलेंथ पे कम हो जाता है। अब इससे कम कैसे हो जाता है जॉन्डिस? तो ये क्या करता है कि जो बिलिरुबिन है उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जेड आइसोमेराइजेशन, फोटो आइसोमेराइजेशन, इस तरह के आइसोमेराइजेशन होते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन, वो सब होकर उसको वाटर सॉल्युबल में कर देते हैं, और बेबी यूरिन में, स्टूल में वो सब बिलिरुबिन एक्सेस जो है वो निकल जाता है उसका बेबी। फोटोथेरेपी के लिए क्या करते हैं, एक तो जो उसका लाइट का डिस्टेंस है ना वो अपन कम से कम रखना चाहते हैं। पहले अपन ये कहते थे कि 45 सेंटीमीटर लाइट का डिस्टेंस होना चाहिए, पर आजकल क्या एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गई। तो एलईडी तो क्या है, एलईडी वो गर्म नहीं होती है, पहले तो ट्यूबलाइट गर्म हो जाती थी। तो एलईडी आप बेबी की बिल्कुल स्किन पे भी आप टच कर सकते हो। तो सबसे डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम उसका स्किन एरिया एक्सपोज होना चाहिए बेबी का। तो एक तो बेबी के अपन को जेनाइटल्स कवर करने हैं, तो उसके लिए सबसे छोटा सा डायपर हो वो उसको पहनाना चाहिए। कई बार क्या होता है, बेचारा प्री मैच्योर बेबी और डायपर इतना बड़ा है, इंडिया में प्री टर्म डायपर्स नहीं मिलते, इंडिया में तो फुल टर्म डायपर्स मिलते हैं। वो पता लगा डायपर उसके पूरे पेट को ही कवर कर रहा है, तो फोटोथेरेपी ढंग से नहीं हो पाएगी। आपको उसको काट के छोटा करना पड़ता है कि केवल जेनेटल्स को कवर करें, एक आईज को अपन कवर करते हैं क्योंकि रेटिनल डैमेज हो सकता है। ऐसा किसी में मिला नहीं है, चूहों के बच्चों में मिला था ये कि उन्होंने उसको खूब सारी फोटोथेरेपी दी तो रेटिना में कुछ चेंजेस दिखे, तो इसलिए रेटिना को अपन को कवर करना होता है। तो इस तरह से बेबी को फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं ना, और फोटोथेरेपी में बस कम से कम एरिया रखते हैं आजकल। और फोटोथेरेपी में ना एमसीक्यू में तुम लोगों से कुछ चीजें पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो TL5220 वॉट, ये तुम लोगों से एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली ट्यूबलाइट यूज करते हैं। तो स्पेशल फिलिप्स ये वाली ट्यूबलाइट बनाते हैं। ट्यूबलाइट लगी हुई होती है, उसके बाद में ना एक कवर से, प्लेक्सी ग्लास कहते हैं, प्लेक्सी ग्लास मतलब वो प्लास्टिक जैसे मटेरियल का बना हुआ होता है, उससे कवर्ड रहता है कि अगर बल्ब फूट भी जाए तो बेबी के ऊपर बल्ब नहीं लगे, है ना। और फिर एक बिली टाइमर लगा हुआ होता है। बिली टाइमर में क्या करते हैं, वो लगातार वो चलता रहता है जब तक आप बेबी को फोटोथेरेपी पे रखते हो। तो आप नॉर्मली जो ट्यूबलाइट वाले होते हैं ना, इनको आप हर 3 मंथ्स पे आप चेंज कर देते हो, 1000 आवर्स या 3 मंथ्स। तो ये तुम लोगों से एमसीक्यू में पूछते हैं। फिर आजकल बिली ब्लैंकेट भी आता है। बिली ब्लैंकेट क्या है कि बिली ब्लैंकेट में लाइट तो नीचे चलती है, और ये ऊपर है ना, बिली ब्लैंकेट का सॉफ्ट सा होता है, ये बेबी के नीचे लगा देते हैं, तो उससे उसके जॉन्डिस कम हो जाता है। फिर बेबी का अपन को टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है। अगर अपन ने फोटोथेरेपी शुरू कर रखी है ना, तो अपन उसका वार्मर के नीचे रखते हैं, नहीं तो अगर बेबी को वैसे ही शुरू कर देंगे तो बेबी ठंडा हो सकता है। तो वार्मर के नीचे रखते हैं, फोटोथेरेपी शुरू कर देते हैं अपन उसकी। अब बेबी को अगर अपन ब्रेस्ट फीडिंग, अगर फोटोथेरेपी पे रख रखा है, तो बीच बीच में मदर उसको निकाल के उसको ब्रेस्ट फीडिंग करती रहेगी। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, और बेबी का वेट और यूरिन आउटपुट देखते हैं, क्योंकि आपने फोटोथेरेपी शुरू कर रखी है, उसके इंसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाएंगे बेबी के। अभी मुझे लाइट में रख दो, है ना, तो मैं डिहाइड्रेट हो जाऊंगा अगर लाइट में ही दिन भर रहूंगा। तो इसलिए बेबी का वेट और यूरिन आउटपुट देखना जरूरी है। अपन को लग रहा है वेट ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, तो अपन उसकी फीडिंग और बढ़ा देते हैं। फिर ये प्रीटर्म बेबीज के लिए अलग क्राइटेरियाज हैं, वो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीटर्म बेबीज के लिए क्राइटेरिया है ये। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपन को है ना, किसी बेबी को अपन डिस्चार्ज करते हैं ना, तो अपन को कब बुलाना है, तो अपन 48 आवर्स के बाद में बुला लेते हैं। तो इससे हर न्यूबॉर्न को, जिसको भी तुम डिस्चार्ज कर रहे हो, उसको ये कहो कि 2 दिन बाद दिखाने आ जाना, और उस पर लिख दो कि 2 दिन के बाद में जॉन्डिस के लिए दिखाने आ जाना। अगर वो नहीं आया तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जो जॉन्डिस है ना, वो दिखने में सिंपल सी चीज है, पर अगर जॉन्डिस ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कर्निक्ट्रस कर सकता है। कर्निक्ट्रस मीन्स उसके बेबी के जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, इसको क्रॉस करके जॉन्डिस अंदर पहुंच सकता है, और उससे बेबी हमेशा के लिए मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो अपनी सिंपल सी मिस्टेक से बेबी हमेशा के लिए मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो जैसे RH नेगेटिव मदर की डिलीवरी हो गई, अपन ने ध्यान नहीं दिया मदर के ब्लड ग्रुप पे, बेबी को डिस्चार्ज कर दिया, पता लगा उसको 2 दिन के अंदर ही उसका जो जॉन्डिस है ना काफी ज्यादा बढ़ गया।
कर्निक ट्रस्ट हो गया उसका। ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के वो हैं ग्राफ्स, ये भी तुम लोगों की बुक में दे रखे हैं। इस ग्राफ से अपन डिसाइड करते हैं कि कितने पे उसको जॉन्डिस अगर हो उसको, तो अपन को जैसे इसमें ये 72 आवर्स पे देखो तो अराउंड 24, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें 24 से ऊपर अगर जॉन्डिस हो तो अपन उसको एक्सचेंज कर देंगे। फिर एक कर्निक ट्रस्ट ये वाला जो बेबी है ना, कर्निक ट्रस्ट वाला बेबी है। कर्निक ट्रस्ट में क्या होता है, एक तो बेबी आर्चिंग होने लग जाती है, ओपिस्टोटोनस हो जाता है। ओपिस्टोटोनस मतलब जिस तरह से मुड़ा हुआ हो रहा है ना बिल्कुल, तो धनुष बाण कहते हैं कि वो बच्चा तो है ना, पिछला वाला बच्चा था ना उसको तो इतना पीले रंग का हो गया था, फिर वो धनुष बाण जैसा हो गया, फिर उसको दौरे आने लग गया, फिर एक्सपायर हो गया है ना, तो इसमें वो बेबी कर्निक ट्रस्ट में चला गया था। तो कर्निक ट्रस्ट में चला जाता है बेबी, आगे चल के ये प्रॉब्लम होती है उसको, सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, हियरिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को अपन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या है कि काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, उसमें अपन क्या करते हैं, बेबी का 5 ml ब्लड निकालते हैं, 5 ml नया ब्लड डालते हैं, है ना। अपन ये करते हैं जैसे मान लो RH नेगेटिव है तो सारी एंटीबॉडीज घूम रही हैं, वो सबका सब हीमोलिसिस कर रही होंगी। अगर अपन उसके ब्लड को ही चेंज कर दें तो अपन उन एंटीबॉडीज को बाहर निकाल लेंगे, तो हीमोलिसिस कम हो जाएगा काफी। तो इसलिए अपन ये करते हैं, है ना। तो उसका बिलिरुबिन लेवल भी कम हो जाएगा। आपने बिल्कुल ही फ्रेश ब्लड कर दिया, उसका सारा ब्लड ही आपने धीरे धीरे करके निकाल लिया और फ्रेश ब्लड कर दिया, तो फ्रेश ब्लड में जॉन्डिस कम होगा। तो इसलिए अपन एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, थोड़ा सा ब्लड निकाला, उसके एक्सचेंज में नॉर्मल दूसरा ब्लड अपन डाल देते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये कहते हैं कि बच्चे को धूप में लेटा दो, उसको सुबह वाली धूप में आप उसको रखो बेबी को, तो जॉन्डिस कम हो जाता है बेबी। पर सुबह वाली धूप में रखने से प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो ऊपर से बेबी का जो जॉन्डिस है ना वो उसका कम दिखता है आपको, आपको तब पता लगेगा जब बेबी कर्निक ट्रस्ट में पहुंच जाएगा। और जो सनलाइट है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सन तो बहुत ही दूर है, सन में तो सारी वेवलेंथ है, तो वो अपन जो 460 490 नैनोमीटर की वो भी वेवलेंथ सन में है, पर क्योंकि सन इतना दूर है तो सन प्रॉपरली उसको इफेक्टिवली कम नहीं कर पाता उसको। तो इससे ये अपन को डिस्करेज करना चाहिए अपन को कि बच्चे को धूप में आपको नहीं लेके जाना है। वेस्ट में जो होता है, खैर वेस्ट वालों की स्किन अपन से डिफरेंट होती है, वेस्ट में वो लोग 6 मंथ तक अपने बेबीज को नहीं लेके जाते सनलाइट में, क्योंकि वहाँ पे स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्किन कैंसर के चांसेस इस पे भी डिपेंड करते हैं कि कितना अर्ली एक्सपोजर हुआ है। और अपने इंडियन स्किन अपनी मैच्योर स्किन है, अपन लोग ज़्यादा इवोल्यूशनरी वाइज अपनी स्किन ज़्यादा मैच्योर है, अपन लोग गोरे नहीं है पर अपनी मैच्योर स्किन है, अपन को स्किन कैंसर्स कम होते हैं, स्किन डिजीज अपन लोगों को कम होती है, तो अपने वो फंडा अप्लाई नहीं होता। पर हाँ, सनलाइट अवॉइड करनी चाहिए न्यूबॉर्न। चलो खत्म हो गया ये, है ना। तो मेन जो है कि अपन को जॉन्डिस डेंजरस चीज है न्यूबॉर्न के लिए, अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो न्यूबॉर्न को कर्निक ट्रस्ट हो सकता है, अपन को सू कर सकता है, जो उसका पेरेंट्स हैं वो उसको सू कर सकते हैं अपन को, कि कोई भी उसको बता देगा कि तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया था कि बेबी को जॉन्डिस हो सकता है। तो इससे अपन को जॉन्डिस का ध्यान रखना चाहिए न्यूबॉर्न में, खासकर अगर ओ नेगेटिव है, RH ओ मतलब ओ है मदर, या RH नेगेटिव मदर है, या प्रीमेच्योर बेबी है, या फीडिंग अच्छे से नहीं चल रही है, तो बेबी को जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। हर बेबी को 2 दिन बाद बुला लो, उसका जॉन्डिस देखो। जॉन्डिस के लिए अपन को उसको बोनी सरफेस पे प्रेस करके देखना है, अगर लेग्स तक आ रहा है इसका तो उसका ज्यादा हो गया जॉन्डिस, या तो अपने पास में फैसिलिटी हो अपन उसका बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कर सकें, फोटोथेरेपी दे सकें, ठीक है, नहीं तो आगे अपन उसको भेज सकते, है ना। थैंक यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अटेंडेंस, तो अटेंडेंस तुम लोग लिख के राजेंद्र जी को दे देना। चलो आज कुछ रहने देते हैं, क्योंकि ये पहले जैसी सिंपल नहीं है, तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अभी भूख भी लग रही होगी तुम लोगों को।